हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 16 फॉर क्लास 9th सामाजिक विज्ञान की ये वर्कशीट है जो आपके लिए 12 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम चैप्टर 2 हमारा भारत का भौतिक स्वरूप वही कंटिन्यू रहेगा। और आज की जो वीडियो है, आज की जो वर्कशीट है, उसमें आप पढ़ोगे भारतीय मरुस्थल के बारे में। ठीक है, सो देखिए, आप पहले यहाँ पे हिमालयन जो श्रृंखलाएं हैं उनको पढ़ चुके हो, उसके बाद उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ चुके हो। आप जो है यहाँ पर जो प्लेटू हैं उनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। क्लियर, हम वेस्टर्न जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है उनके बारे में पढ़ चुके हैं। सो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब जो हमारा मरुस्थल का भाग है, ठीक है, उसको हम आज की वर्कशीट में कवर करेंगे, यानी भारतीय मरुस्थल। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाएं। तो देखिए, भारतीय मरुस्थल राजस्थान राज्य में, तो ये कौन सा राज्य है, राजस्थान राज्य में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है। तो यहाँ पर है अरावली पर्वतमाला, ठीक है। इसके पश्चिम में, तो आप सब बच्चे जानते हैं, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ठीक है, और इधर क्या है, ये पूर्व है, और ये दिशा कौन सी है, पश्चिम है। तो आपको इस तरह से दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप अच्छे से उसकी जो स्थिति है वो बता सकते हो। तो अब ये जो है अरावली पर्वतमाला है, तो ये जो मरुस्थल है ये किस दिशा में हो गया, इसके पश्चिम में। तो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित गर्म उष्ण मरुस्थल है, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, गर्मी है, ठीक है, उष्ण मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है। यहाँ बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। तो यह क्या है, बालू, यानी बालू का जो रेत होता है, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हो, बालू के टिब्बे यानी बालू का ढेर जो है उससे ढका एक तरंगित मैदान है। तरंगित का मतलब क्या होता है, कुछ इस तरह से तरंगे जो हैं, ठीक है, यानी एकदम ऐसे ये सपाट नहीं है, ये इस तरह से तरंगित फॉर्म में है। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हो कि ऊबड़ खाबड़ ऐसे ऊपर नीचे रेत जो है वो इस तरह से है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम तरंगित मैदान कहते हैं। थार मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 50 मिलीमीटर से भी कम होती है। तो यहाँ पे वर्षा जो है वो 50 mm से भी कम है, और यही कारण है कि ये क्षेत्र बिल्कुल सूखा क्षेत्र है, जिसके कारण यहाँ जलवायु कैसी है, शुष्क जलवायु है, बिल्कुल सूखा है ये, और नाम मात्र की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। अब बारिश नहीं है तो जो पेड़ पौधे हैं वो भी नहीं उगते हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे मरुस्थली के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्हीं विशेषताओं के कारण हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम मरुस्थल कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, हालांकि मरुस्थल की चट्टानी संरचना भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तार है। तो जो मरुस्थल की जो चट्टानी संरचना है वो जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है उसी का एक विस्तार है। फिर भी शुष्क परिस्थितियों व वायु की क्रियाओं व भौतिक अपर्दन के कारण इसकी धरातलीय विशेषताएं प्रायद्वीपीय पठार से भिन्न हैं, ठीक है। मशरूम रॉक जो हैं, बालू का टिब्बे हैं, बरकान है, जुगेन हैं, ये सभी क्या हैं, प्रमुख मरुस्थलीय भू आकृतियाँ हैं। क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे बरकान, अर्धचंद्राकार बालू का टीला, इसका विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र में है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। तो इसमें सबसे जो आप देख पा रहे हो बरकान क्या है, अर्धचंद्राकार बालू का टीला। तो ये जो है, ये जो टीला है इस तरह से, ये क्या है, ये इसको हम बोलते हैं बरकान, यानी जो रेत है वो हवाएं चलती हैं, शुष्क हवाएं चलती हैं, रेत उड़कर आता है। तो इस तरह से रेत जो है वो कुछ इस तरह से क्या होता है कि इकट्ठा होता रहता है, और जैसे हवा इस तरफ आएंगी तो यहाँ पे ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, और कुछ कुछ भाग जो है ये यहाँ ऐसे आके इकट्ठा, दोनों साइड में इकट्ठा होता रहता है, और इसका आकार जो है वो कैसा हो जाता है, ऐसे अर्धचंद्राकार हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बरकान या अर्धचंद्राकार बालू का टीला कहते हैं। उसके बाद देखिए, ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को दो भागों में बांटा जाता है। तो कौन कौन से भाग हैं, ये हैं उत्तरी भाग जिसका ढाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है, और दक्षिणी भाग जिसका ढाल कच्छ के रण की ओर है। तो इस तरह से इसको जो है ये उत्तरी भाग हो जाएगा, और नीचे वाला ये क्या हो जाएगा, इधर ये दक्षिणी भाग हो जाएगा जो कच्छ के रण की ओर है। नेक्स्ट देखिए, इस क्षेत्र की नदियाँ निम्न वर्षा, अत्यधिक ताप द्वारा वाष्पीकरण और किसी हिम नदीय उद्गम के अभाव में वर्षाहीन होती हैं। यानी यहाँ की जो नदियाँ हैं वो केवल जो है तभी दिखाई देती हैं बच्चों जब बारिश होती है। वो मौसमी नदियाँ हैं, सारा साल बहने वाली नदियाँ वो नहीं हैं। यानी किसी हिम नदीय उद्गम, यानी ये ग्लेशियर जो होता है ना, जैसे पर्वतों से पहाड़ों से जो नदियाँ आती हैं वो तो कैसी होती हैं, वो सारा साल बहने वाली नदियाँ हैं।
लेकिन ये नदियाँ ये मौसमी नदियाँ हैं, तो सारा साल बहने वाली नदियाँ ये नहीं होती। अर्थात इन नदियों में केवल वर्षा के मौसम में ही जल जो है वो पाया जाता है। तो केवल वर्षा के मौसम में ही इनमें जल दिखाई देता है। यहाँ की अधिकांश नदियाँ अंतः प्रवाह अपवाह प्रणाली का उदाहरण हैं। तो अंतः प्रवाह अपवाह प्रणाली क्या है? यहाँ की अधिकांश नदियाँ थोड़ी दूर तक प्रवाहित होने के बाद किसी झील या प्लाया में मिल जाती हैं और सागर तक नहीं पहुँच पाती। यहाँ की नदियाँ जो है, जैसे कि आपने देखा ना, नर्मदा है, तापी नदी है, कोई बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कोई जो है अरब सागर में गिर जाती है, तो वहाँ पे वो जाके मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ की नदियाँ वो सागर तक नहीं पहुँचती, ठीक है। वो किसी झील या प्लाया जो है, झील को क्या कहा गया है? प्लाया। तो किसी झील या प्लाया में वो जाके गिर जाती हैं। और जो प्लाया है वो क्या होता है? प्लाया मरुस्थलीय भाग में स्थित लवणीय झीलें होती हैं, ठीक है, जिनमें लवण होता है। लवण मतलब जिनमें नमक प्राप्त किया जाता है, तो उनके अंदर जाकर ये नदियाँ मिल जाती हैं और इसी को बोला जाता है अंतः प्रवाह अपवाह प्रणाली। तो ये जो नदियाँ हैं ये क्यों नहीं पहुंच पाती समुद्र के पास? क्योंकि एक तो वहाँ पर सूखा इतना ज़्यादा है कि और पानी बहुत कम है, केवल बारिश के मौसम में दिखाई देंगी और पूरा साल ज़मीन जो है वो बिल्कुल सूखी होती है, तो सारा पानी नीचे परकोलेट हो जाता है, ज़मीन के अंदर रिस रिस के चला जाता है, क्योंकि एकदम सूखी ज़मीन होती है, रेत होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि पानी बहुत कम मात्रा में है, तो जो पानी है वो सागर तक नहीं पहुँच पाता। प्लाया हमने पढ़ लिया, ये क्या है? प्लाया जो है लवणीय झीलें हैं जिनसे नमक प्राप्त किया जाता है। इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी लूनी है, जो कि मरुस्थल के दक्षिणी भाग में वाहित होती है, ठीक है। मरुस्थल के किस भाग में है? ये दक्षिणी भाग में जो है ये बहती है। उच्च ताप से अत्यधिक वाष्पीकरण और निम्न वर्षा जैसी स्थितियां इस क्षेत्र को जल अभाव वाला क्षेत्र बना देती हैं। तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, तापमान ज़्यादा है, जिसके कारण बच्चों क्या होता है? वाष्पीकरण जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। बारिश बहुत कम है, वाष्पीकरण ज़्यादा है, तो इसीलिए क्या है कि यहाँ पर जल का अभाव है और इस क्षेत्र में जल जो है वो बिल्कुल देखने को नहीं मिलता, जिसके कारण यहाँ पर जो वनस्पतियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, वो भी यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। क्लियर? आप देखिए यहाँ पे आपको बहुत ही आसान से 5 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। तो इन 5 प्रश्नों को हम करेंगे। तो ये बेटा करते हैं इनके आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है? तो आप आंसर लिखेंगे, थार मरुस्थल भारत के पश्चिमी उत्तर भाग में स्थित है, ठीक है। पश्चिम में और उत्तर दिशा में है, तो लिख देंगे पश्चिमी उत्तर भाग में स्थित है। प्रश्न 2 है, अंतः प्रवाह अपवाह प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, अंतः प्रवाह अपवाह प्रणाली क्या है? थार मरुस्थल की अधिकांश नदियाँ अंतः प्रवाह अपवाह प्रणाली का उदाहरण हैं, क्योंकि यहाँ की अधिकांश नदियाँ थोड़ी दूर तक प्रवाहित होने के बाद किसी झील या प्लाया में मिल जाती हैं और सागर तक नहीं पहुँच पाती हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम अंतः प्रवाह अपवाह प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, थार मरुस्थल की नदियों में सालों भर जल क्यों नहीं रहता? तो थार मरुस्थल की नदियाँ मौसमी नदियाँ हैं, जिनमें जल केवल वर्षा ऋतु में ही मिलता है, इसलिए सालों भर जल नहीं मिलता, ठीक है। तो प्रश्न 4 है, थार मरुस्थल की कोई दो जलवायविक विशेषताएं बताइए। तो थार मरुस्थल की 2 जलवायविक विशेषताएं क्या हो जाएंगी? नंबर 1 आप लिख देंगे जलवायु शुष्क है, नंबर 2 ग्रीष्म ऋतु में तापमान उच्च रहता है, और नंबर 3 है वनस्पति का अभाव है। तो ये जो है थार मरुस्थल की जलवायविक विशेषताएं हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है, थार मरुस्थल की किन्हीं 2 भू आकृतियों के नाम बताइए। तो नंबर 1 लिख देंगे आप मशरूम रॉक, नंबर 2 है बरकान, नंबर 3 है बालू का टिब्बे। तो बालू का टिब्बे तो यानी जो बालू के रेत के जो ढेर बन जाते हैं उनको हम बालू का टिब्बे कहते हैं। बरकान क्या है? बरकान यानी जो अर्धचंद्राकार, जो चंद्रमा की आकृति जैसी बन जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बरकान कहते हैं, जो हमने अभी वर्कशीट में पढ़ा। और मशरूम रॉक क्या है? इस तरह की जो बन जाती हैं आकृतियाँ, एक मशरूम यानी जो कुकरमुता होता है मशरूम, उसकी तरह की आकृतियाँ ऐसे रेत इकट्ठा होने से जो बन जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम ये मशरूम रॉक कहेंगे। क्लियर? तो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट, जिसमें हमने 5 क्वेश्चन किए और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जो आपको साथ साथ याद भी हो गए होंगे। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।